नमस्कार दोस्तों, सैनवाल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड से संबंधित जो यूके हिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चल रही है, तो हम उसी क्रम को आज आगे बढ़ाएंगे। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास के बारे में, यानी परमार वंश से संबंधित। इससे जो हमारा पिछला टॉपिक था वो हमने जो परमार वंश का उद्भव था उससे संबंधित और उसके जो प्रथम संस्थापक शासक हैं यानी कनकपाल के बारे में जाना था। तो जो हमारा आज का जो विषय है या टॉपिक है, उसमें हम चांदपुर गढ़ के परमार जो अन्य शासक हैं जिन्होंने चांदपुर गढ़ पर शासन किया, तो उनके बारे में जो यहाँ पे देखते हैं कि जो 36 शासक रहते हैं चांदपुर गढ़ में। तो हम इसमें जो इम्पोर्टेंट शासक हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो हम इसमें उनके बारे में जानेंगे कि उनसे रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। इसमें हम आनंदपाल प्रथम, कांतिपाल, सोनपाल या स्वर्णपाल, लखनदेव, लक्षणदेव, अनंतपाल द्वितीय और जगतपाल के बारे में, यानी जो 6 अन्य शासक हैं कनकपाल के अलावा, उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जो कनकपाल के पश्चात कई महत्वपूर्ण शासक पंवार सत्ता में आसीन होते हैं, यानी परमार वंश की स्थापना हो गई जो गुजरात या धार नगरी के आसपास से या गुर्जर प्रदेश से कनकपाल यहाँ पर तीर्थाटन के लिए आया। उसने परमार वंश की स्थापना कर दी चमोली के चांदपुर गढ़ी में। और उसके बाद यहाँ पर अन्य कई महत्वपूर्ण जो पंवार शासक हैं उनके द्वारा सत्ता पर आसीन होते हैं और सत्ता संभाली जाती है। परंतु उनके शासनकाल में उनसे संबंधित जो साक्ष्य हैं उनका अभाव है, यानी उनसे रिलेटेड जो जानकारी है वो हमें बहुत ही कम प्राप्त होती है। तो इस कारण हम चांदपुर गढ़ी के जो 36 अन्य शासक हैं उनमें से केवल हम जो ये महत्वपूर्ण शासक हैं और जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, केवल हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं। आज का हमारा पहला शासक है आनंदपाल प्रथम, जिसका शासनकाल है 1191 से लेकर 1210 ईस्वी के बीच। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये संभवतः माना जाता है कि जो इनका शासनकाल है वो 1191 से लेकर 1210 ईस्वी के बीच रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए कि इनसे रिलेटेड हमें एक ही जानकारी प्राप्त होती है, वह है कि जो पश्चिमी नेपाल का क्षेत्र है यहाँ पर अशोक चल द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है उत्तराखंड के क्षेत्र में, जिसमें हमने जो ये अशोक चल का आक्रमण के बारे में हमने पिछले वीडियो में इसको कवर किया है। तो इसमें हम देखते हैं कि जब ये आक्रमण होता है यहाँ पर, तो कुमाऊं के क्षेत्र में चंद्रवंश शासन कर रहा होता है, उसकी भी प्रारंभिक स्थिति होती है। और गढ़वाल के क्षेत्र में परमार वंश शासन कर रहा होता है, जो अपनी प्रारंभिक स्थिति में होता है। तो यहाँ पर आनंदपाल नामक जो प्रथम जो शासक रहता है, जिसका शासनकाल 1191 से 1210 ईस्वी के बीच माना जाता है। तो माना जाता है कि जब अशोक चल ने उत्तराखंड के क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो यहाँ पर परमार वंश का आनंदपाल शासन कर रहा था। जैसे यहाँ पर आक्रमण होता है तो यह गढ़वाल के क्षेत्र में भी होता है। तो माना जाता है कि जो राजधानी थी चांदपुर गढ़ी, वहाँ से ये आनंदपाल ने मलवाकोट नामक जगह पर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। और माना जाता है कि ये बहुत ही अल्पकालीन रही, क्योंकि ये जो आक्रमण था वो भी अल्पकालीन था, यानी कुछ समय के लिए आक्रमण के बाद एक प्रकार से धावे मात्र थे। तो जब यहाँ पर आक्रमण होता है तो जो आनंदपाल रहता है वो अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए चांदपुर गढ़ से मलवाकोट स्थानांतरित कर देता है। और उसके बाद कुछ समय बाद जैसे ही यह मामला शांत होता है तो पुनः चांदपुर गढ़ी फिर वापस राजधानी स्थानांतरित हो जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट शासक है कांतिपाल। और कांतिपाल का शासनकाल 1216 ईस्वी से 1221 ईस्वी के बीच माना जाता है। और इसके टाइम पीरियड से संबंधित हमें जो महत्वपूर्ण घटना की जानकारी हमें प्राप्त होती है कि वह है कि कांतिपाल द्वारा जो उसकी राजधानी थी उसको नागपुरगढ़ यानी रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। और उसके पास ही एक प्रमुख गढ़ कंडारागढ़ की स्थापना की जाती है। और ये रुद्रप्रयाग में भी कंडारागढ़ रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। और माना जाता है कि जो कंडारागढ़ था ये उस समय का एक महत्वपूर्ण शहर बन जाता है, यानी जैसे उसकी स्थापना होती है वह एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में तब्दील हो जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट शासक है सोनपाल या सुवर्णपाल।
सोनपाल या स्वर्णपाल का जो शासनकाल है वो 1243 ईस्वी से लेकर 1250 ईस्वी के बीच माना जाता है, यानी 7 साल के आसपास माना जाता है। और ये पवार वंश के 24वें शासक हैं। और ये जो 24वें शासक, यानी हमें इनकी जो काउंटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी, इससे पहले जो हमारे यूके ट्रिपल एस सी है उसने इनसे संबंधित, सुदर्शन शाह से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था कि उनका जो क्रम है वो किस नंबर पे है, तो इसलिए इनको भी आप ध्यान में रख के चले। तो यहाँ पर सोनपाल या स्वर्णपाल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। यानी ये 24वें परमार शासक बनते हैं। परमार शासकों में ये इनका नंबर 24वां है। अब सोनपाल के समय परमार वंश का 2 भागों में विभाजन हो जाता है, यानी इनके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना जो घटती है वो परमार वंश का विभाजन हो जाता है। और विभाजन के कारण हमें पता नहीं चलता, यानी साक्ष्यों के अभाव के कारण इनके विभाजन का पता नहीं चलता है कि क्या कारण रहे होंगे जिसके कारण इस वंश का विभाजन हुआ। विभाजन होने के बाद सोनपाल द्वारा, यानी जो सोनपाल या स्वर्णपाल है, इसके द्वारा भिलंग घाटी में वहां पर जो खस शासक रहते थे उनको परास्त कर वहां पर अपनी राजधानी स्थापित की जाती है। यानी भिलंग घाटी में राजधानी स्थापित की जाती है वहां खस शासकों को पराजित करके सोनपाल के द्वारा। और कहा जाता है कि जो आगे चलकर अजयपाल भी, यानी जो परमार वंश के महान शासक होते हैं, पूरे संपूर्ण गढ़ों को एक करते हैं और गढ़वाल पर एक छत्र शासन करते हैं। तो जो अजयपाल रहते हैं वो भी इसी प्रकार का कार्य करते हैं, यानी अपनी राजधानी को स्थानांतरित करते हैं, जो गढ़ रहते हैं उनको विजित करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए इतिहासकारों द्वारा अजयपाल का पूर्ववर्ती शासक के रूप में स्वर्णपाल को माना जाता है। यानी जो सोनपाल है उसे अजयपाल का पूर्ववर्ती शासक कहा जाता है। इसके अलावा भिलंग घाटी में जो राजधानी सोनपाल से प्रारंभ होती है, तो और यहाँ पर जो 4-5 शासक यहाँ पर शासन करते हैं भिलंग घाटी में, संभवतः माना जाता है कि कांतिपाल से लेकर जयराम देव के बीच जो शासक होते हैं वो भिलंग घाटी में शासन करते हैं। तो इन शासकों को जिन्होंने भिलंग घाटी में शासन किया सोनपाल या स्वर्णपाल के बाद, उनको सोनवंशी शासक कहा जाता है। और उनकी जो राजधानी थी उसको सोने भिलंग कहा जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी जो भिलंग घाटी के शासक हैं वो सोनवंशी थे और जो उनकी राजधानी थी वो सोनी भिलंग थी। और इसके अलावा कहा जाता है कि जो सोनपाल था उसका जो गंगोत्री, यानी जो 4 धाम वाला रूट है, तो जो गंगोत्री जो यात्रा होती थी उस पर, इस यात्रा मार्ग पर इसका पूरा नियंत्रण स्थापित था। यानी यहाँ से जो आने जाने वाले लोग थे वो सोनपाल के द्वारा ही उनको भेजा जाता था, या उसकी अनुमति से ही वहाँ जा सकते थे। इसके अलावा जो एक इतिहासकार हैं, ब्रिटिश इतिहासकार हैं एटकिंसन, जिन्होंने कनकपाल की शादी सोनपाल की पुत्री से बताई है। यानी जो वंश संस्थापक है कनकपाल, जो उनकी शादी होती है वो उन्होंने भानु प्रताप से न लेकर उन्होंने सोनपाल की पुत्री से बताया है कि जो उसके ससुर थे वो सोनपाल थे। और अधिकतर इतिहासकारों द्वारा इसे अस्वीकार कर देते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो शासक हैं उनका नाम है लखनदेव या लक्षणदेव। और इनका जो शासनकाल है वो 1310 ईस्वी से लेकर 1333 ईस्वी के बीच माना जाता है। और इनका जो क्रम है, यानी जो पंवार वंशावली है, उसमें हमें इनका क्रम 28वें शासक के रूप में प्राप्त होता है। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या इनसे रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। इसमें पहला है कि जो पंवार वंश का पहला ऐसे शासक है जिसने अपने नाम की मुद्राएं जारी की है। यानी जो लखनदेव या लक्षणदेव हैं, इनकी पहली परमार मुद्रा हमें प्राप्त होती है। इससे जो पहले जो प्रारंभिक शासक हैं उनकी कोई मुद्राएं हमें प्राप्त नहीं होती हैं। और जो इनकी मुद्रा है वो तांबे से बनी हुई है, यानी ताम्र मुद्रा है। और जो ये प्राप्त स्थल है वह हमें ठाकुर सूरबीर सिंह के पुराना दरबार संग्रह, यानी जो टिहरी में स्थित था, वहाँ से हमें ये प्राप्त होती हैं। और यानी भिलंग घाटी या पूरे परमार वंश का या
प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। और ये जो स्वतंत्र शासक माना जाता है, जो उसका आधार है मुद्राएं जारी करने का। यानी ऐसा शासक जो अपनी मुद्राएं जारी कर रहा है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है, तो इस आधार पर इतिहासकार इसको प्रथम स्वतंत्र परमार शासक की संज्ञा देते हैं। यानी इसका जो शासन रहा होगा वह स्वतंत्र रहा होगा। और माना जाता है कि संभवतः जो कुछ अन्य गणपति हैं उनको इसने परास्त करके दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार किया होगा। और इसकी जो मुद्राएं हैं उसकी बात कर लेते हैं। जो मुद्रा हमें प्राप्त होती है, इसका जो अग्रभाग है उसमें लक्षण देव या लसन देव नाम हमें दिखाई देता है, जो नागरी लिपि में लिखा गया है। और इस मुद्रा, ये एक ताम्र मुद्रा है, जो इसका व्यास है 1 से 1.5 सेमी के बीच है। और इसका जो प्राप्ति स्थल है ये हमें पुराना दरबार संग्रह टेरी से हमें प्राप्त होती है। इसके बाद जो लसन देव के बाद अनंतपाल द्वितीय यानी उनके पुत्र अनंतपाल सेकंड पंवार की सत्ता पर आसीन होते हैं। और जो इनका शासनकाल है वह 1333 से लेकर 1345 ईस्वी के बीच माना जाता है। और इनका जो क्रम है यानी ये 29वें परमार शासक बनते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो प्रमुख जानकारी है कि जो लखन देव या लक्ष्मण देव है उसके ये उत्तराधिकारी बनते हैं। 1335 ईस्वी यानी संवत 1392 ईस्वी का शिलालेख इनका जो मंदाकिनी घाटी से धारसिल शिलालेख, धारसिल नामक गांव से हमें प्राप्त होता है, जिसको धारसिक अभिलेख या धारसिक शिलालेख कहा जाता है। तो अनंतपाल सेकंड का संबंध भिलंग घाटी के जो सोनवंशी राजा रहते हैं उनसे बताया जाता है। यानी जो सोनवंशी राजा थे, जो जिनका विभाजन हो जाता है परमार वंश का, और जो भिलंग घाटी में शासन कर रहे होते हैं, यानी ये उनसे संबंधित इनको माना जाता है। और ये परमार वंश का पहला ऐसा शासक है जिसका हमें अभिलेख प्राप्त होता है। यानी इससे पहले हमें मुद्राएं प्राप्त हो गई, लेकिन हमें कोई भी शिलालेख या अभिलेख हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो अनंतपाल द्वितीय का जो धारसिल अभिलेख है, जो मंदाकिनी घाटी यानी रुद्रप्रयाग के क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है, तो ये पंवार वंश का पहला अभिलेख प्राप्त होता है। और ये परमार वंश के पहले शासक हैं जिनका अभिलेख प्राप्त होता है। और इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट शासक हैं उनका नाम है जगतपाल। और इनका जो क्रम देखा जाए पंवार वंशावली, तो ये 34वें नंबर यानी 34 नंबर पर हमें देखने को प्राप्त होते हैं। और जो इनका शासन काल है वो 1442 से लेकर 1460 ईस्वी के बीच हमें देखने को प्राप्त होता है। और आइए देख लेते हैं इनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जो असलदेव पाल थे उसके बाद ये उत्तराधिकारी बनते हैं, यानी इनके पिता का नाम असलदेव पाल था। और देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में, यानी जो देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर है वहाँ से इनका 1455 ईस्वी का एक ताम्रपत्र हमें प्राप्त होता है। और जो ताम्रपत्र है उसमें जगतपाल को रजवार नाम से संबोधित किया गया है, यानी राजा के लिए रजवार शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस ताम्रपत्र से पता चलता है कि देवप्रयाग के आसपास वाले क्षेत्र में परमारों का शासन था। यानी जो देवप्रयाग के आसपास वाला क्षेत्र है वो परमार वंश के अधीन शासन करता था। और इस पर जो ये ताम्रपत्र है उसमें जो रजवार शब्द लिखा गया है उसमें इतिहासकार पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी ने उसका जो अर्थ बताया है, उन्होंने बताया है कि रजवार का अर्थ है एक प्रभुत्व संपन्न राजा, यानी जो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा होता है। तो यानी ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। और ताम्रपत्र में जो ये ताम्रपत्र है ये देवप्रयाग के जो रघुनाथ मंदिर से हमें प्राप्त होता है, या पूजा प्रबंध के लिए इसमें भूमिदान के लिए दिया जाता है। यानी इसका जो कारण था ताम्रपत्र उल्लेखित करने का, वो रघुनाथ मंदिर में पूजा प्रबंध के लिए भूमिदान, यानी एक प्रकार से ये क्या है, एक दान पत्र है। यानी जो ताम्रपत्र है वो एक दान पत्र है। और इसके साथ ही यह परमार वंश का या पंवार वंश का पहला ऐसा शासक है जिसका ताम्रपत्र हमें देखने को प्राप्त होता है। और यह ताम्रपत्र हमें 1455 ईस्वी का प्राप्त होता है, जो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा चांदपुर गढ़ में 2004 में
यानी सन 2004 में उत्खनन किया जाता है और वहां उन्हें चांदपुर गढ़ में 12 कक्ष या कमरे तथा एक गिरिदुर्ग वास्तुकला के महत्वपूर्ण अवशेष उन्हें प्राप्त होते हैं। यानी जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा उत्खनन किया जाता है चमोली के चांदपुरगढ़ के क्षेत्र में, और वहां पर उन्हें राजभवन और दुर्ग के वास्तुकला के महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त होते हैं, जो प्रमाणित करता है कि चांदपुर गढ़ी में परमारों का शासन रहा होगा और यहाँ पर जो उनका राजभवन स्थित रहा होगा। तो इसके बाद जगतपाल के पश्चात अन्य कई परमार शासक गद्दी पर बैठे और उसके बाद फिर परमार वंश के सबसे महान शासक 37वें राजा अजयपाल ने सत्ता संभाली। यानी इसके बाद हम जो श्रीनगर के परमार शासक हैं उनके बारे में जानेंगे। यानी इसके साथ ही हमारा जो परमार वंश का जो उत्थान का प्रथम चरण रहता है, जिसमें हमने चांदपुरगढ़ के 36 परमार शासकों जो प्रारंभिक शासक हैं उनके बारे में जाना। कनकपाल से लेकर 11वीं सदी के पूर्वार्ध तक, यानी जो कार्तिकेयपुर नरेशों के सामंत थे, और लखनपाल से आनंदपाल सेकंड तक गढ़ों की विजय प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। सिक्के और अभिलेख हमें प्राप्त होने लगते हैं और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो द्वितीय चरण है वो प्रारंभ होगा, जिसमें हम अजयपाल से लेकर प्रद्युमन शाह के काल तक के बारे में जानेंगे। तो इसके साथ ही हमारी ये आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।